चलेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023। ठीक है। ईवी, ईवी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। ठीक है, ध्यान रखना। तो बिहार कैबिनेट ने 5 साल की अवधि के लिए एक नई इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति को मंजूरी दी है। कितने अवधि के लिए दी है? 5 साल कितने अवधि के के लिए? लिए। 5 वर्षों के लिए। कितने अवधि के लिए दिया है? तो ध्यान रखेंगे 5 वर्षों के लिए दिया है। ठीक है, आप इसे याद रखें। ठीक है, 5 वर्षों के लिए दिया गया है। क्या रहेगा? तो ईवी इकोसिस्टम विकसित करना। ईवी इकोसिस्टम का मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इकोसिस्टम विकसित करना। ठीक है। प्राथमिक लक्ष्य रहेगा बिहार के इलेक्ट्रॉनिक वाहन परिवहन इकोसिस्टम विकसित करने के लिए मॉडल राज्य बनना। मजबूत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। जाहिर सी बात है, जब आप लाएंगे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लाएंगे तो उसके लिए चार्जिंग सिस्टम भी आपके पास होना चाहिए, नहीं तो पता चलेगा गाड़ी रास्ते में कहीं पे बंद होकर पड़ा हुआ, चार्जिंग सिस्टम ही नहीं है। ठीक है। ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एक मोबाइल सुलभ वैन आ गया सर। क्या? मोबाइल वैन एट ईवी चार्जर सर। अच्छा, वो जैसे भी आ गया है। ठीक है, कार हो। ये सर। बिल्कुल ठीक है। तो जाकर ईवी आपको चार्ज चार्जिंग कर देगा सर इंफ्रास्ट्रक्चर। रास्ते में। अच्छा, ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का एक सुलभ और मजबूत नेटवर्क विकसित करने पर ध्यान देना है। नवाचार को बढ़ावा देना। ठीक है। आईटी, डेटा एनालिटिक्स और अनुसंधान और विकास जैसे सहायक क्षेत्रों से इलेक्ट्रिकल, ठीक है, गतिशीलता के क्षेत्र में स्टार्टअप और निवेश को प्रोत्साहित करना है। ठीक है। पर्यावरण सुधार में भी काम करेगी। वायु गुणवत्ता में सुधार और प्रदूषण के स्तर को कम करने में प्रतिबद्धता है। जाहिर सी बात है, आप इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन का प्रयोग करेंगे तो पेट्रोल डीजल से संबंधित मतलब वाहन नहीं चलेगा, तो जाहिर सी बात है वातावरण में तो इन्वायरमेंट में ऑलरेडी मतलब पर्यावरण में गुणवत्ता तो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, क्योंकि कार्बन की मात्रा कम होगा, कार्बन इमिट ऑटोमेटिक मतलब कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। आप देखेंगे इसके लिए जाहिर सी बात है अब लोग जल्दी से, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वाहन पे शिफ्ट हुए। इसके लिए सरकार क्या करेगी? तो इसके लिए सरकार सब्सिडी देगी। क्या देगी? सरकार सब्सिडी देगी, जिसके अंतर्गत प्रोत्साहन कह सकते हैं। ठीक है। खरीद पर क्या देगी सरकार? जो थी सब्सिडी देगी। सरकार ईवी की खरीद पर मतलब सीधे सब्सिडी देती है। यह सब्सिडी वाहन के प्रकार और मॉडल के आधार पर भिन्न भिन्न होती है। टैक्स में भी छूट आपको मिलेगा। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक वाहनों को एक निश्चित अवधि के लिए रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क से छूट दे दी गई है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट। रेंज की चिंता को दूर करने के लिए सरकार चार्जिंग स्टेशनों का व्यापक नेटवर्क स्थापित करने की योजना बना रही है। इन स्टेशनों की स्थापना के लिए सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। अब सबसे बड़ी समस्या इन स्टेशन की स्थापना कैसे हो, तो इसके लिए सरकार सब्सिडी भी देगी। कर में भी छूट देने की बात चल रही है। खरीद पे भी आपको सब्सिडी दिया जाएगा। ठीक है। जैसे मान लीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक वाहन का कीमत अगर मान लीजिए 5 लाख रुपया पर है, सपोज डेट समझिए। ठीक है। तो हो सकता है कुछ पैसा सरकार वहन करे और 5 लाख से कम कीमत पे आपको मिले। जैसे खाद का जो कीमत जो होता है उस पर सरकार सब्सिडी देती है। सिलेंडर का कीमत पे भी सरकार का सब्सिडी होता है। केरोसिन जो गाँव में दिया जाता है उस पर भी सरकार का सब्सिडी होता है। ठीक है। ताकि सभी लोगों को बिजली बिल आसानी में से, मतलब बिजली में सब्सिडी होता है तो वो मतलब मूल कीमत से भी कम। रेलवे का जो टिकट जो होता है उस पर सब्सिडी होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत सारा सब्सिडी उस पर गवर्नमेंट देती है ताकि किराया सस्ता रहे, ज्यादा महंगा ना हो। ध्यान में रखेगा। तो कैसे कैसे क्या बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति लाई है 2023 से क्या फायदा होगा? तो सबसे पहले इसका पर्पस क्या लाने का? तो ईवी इकोसिस्टम को विकसित करना। कितने अवधि के लिए लाई है? 5 वर्षों को। 5 साल के ठीक लिए है। सर। इसको मतलब अच्छे से मतलब संचालित करने के लिए मजबूत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मतलब डेवलप करना है। इससे क्या फायदा होगा? तो पर्यावरण में सुधार हो जाएगा। बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति के अंतर्गत बहुत सरकार उत्पादन मतलब कम हो जाएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल उत्सर्जन कम होगा, प्रोत्साहन दे रही है। खरीद पे सब्सिडी दे रही है। कर पे छूट दे रही है। आप देखिए किसी भी गाड़ी को लाने जाएगा तो उसका दाम पड़ेगा 1 लाख रुपया, सपोज डेट भर रहा हो। ठीक है। लेकिन ये शोरूम प्राइस लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? शोरूम प्राइस। अभी इसको रोड प्राइस जाते जाते इसका कीमत 1,40,000 1,45,000 रुपया हो जाता है। ठीक है। तो बहुत सारा टैक्स इस पे ऐड होता है। इसलिए आप देखिएगा कहीं भी मोटरसाइकिल का, हाँ बिल्कुल, कहीं भी मोटरसाइकिल का रोड टैक्स वगैरह नहीं रहता, ऑलरेडी पहले से बहुत ज्यादा उस पर ऐड होता है। ठीक है। ये सर बाकी आरटीओ बड़ा सर, गहन को तो आरटीओ बाद में, हाँ इंश्योरेंस आरटीओ भी होता है बिल्कुल। आरटीओ का इंश्योरेंस कीमत सर। देखिएगा हर राज्य में अलग अलग होता है, इंश्योरेंस बहुत सारा हो जाता है। ठीक है। तो ऑन रोड प्राइस ऑटोमेटिक बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। अब इसका लक्ष्य क्या रखा गया है? ठीक है, ये जो लाने का लक्ष्य जो रखा गया 5 वर्षों में सरकार ने क्या लक्ष्य रखा है, तो उसको देखेंगे। तो नीति ने 2028 तक राज्य के सभी वाहन पंजीकरण में 15% ईवी प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। मतलब राज्य का जितना वाहन जो है, ठीक है, ये आपका, ठीक है, 2028 तक उसमें 15% कौन सा वाहन होगा? ईवी सर, ईवी ईवी होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक मतलब व्हीकल। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल होगा। ठीक है। राज्य के टोटल वाहनों में से 15% ईवी की संख्या कब तक हो जाएगी?
28 तक ये सब प्रश्न 28 पूछा तक। जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मैं इसको मेंस में भी आपको करवाऊंगा। यह नीति 2023 से, ठीक है, 2030 तक बिकने वाले तमाम वाहनों में, ठीक है, 30% इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बिक्री करने का लक्ष्य रखा है। मतलब 2028 तक तो मात्र 15%, ठीक है, लेकिन 2 वर्ष अगर बढ़ाएंगे, 23 से अगर 30 तक जाएंगे तो लक्ष्य बढ़कर कितना हो जाएगा, क्या बताएंगे, बोलते रहिए। बिल्कुल 30% हो जाएगा, ठीक है, जिसे ईवी दिया गया है। 2 गुना। बिल्कुल। राज्य में 6 जिलों में 400 इलेक्ट्रिक बसें चलेगी। कितने जिले में, 6 जिलों में कितनी चलेगी, 400 इलेक्ट्रिक बसें चलेगी। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों को, ठीक है, इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रचारित करने के लिए सब्सिडी और टैक्स में भी छूट दी गई है, ठीक है, यहाँ पे छूट गया था। 30% वाहनों की बिक्री करने का लक्ष्य किया गया, जिसे ईवी 30-30 का नाम दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मतलब 2030 में जाके कितना परसेंट कर देना है, 30% कर देना, इसीलिए 2030 में जाके 30% करना है, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, ईबी 30-30, ठीक है। जबकि 2028 तक लक्ष्य कितना परसेंट है, 15%। मतलब 23 से लेके 28 तक मेनली जो प्लान जो बनाया गया, कब से कब तक बनाया गया है, तो 23 से 30 तक, 28 तक, नहीं 5 वर्षों तक, 28 तक, ठीक है। यहां तक 15% करना है राज्य में टोटल इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है, लेकिन यही 2 वर्ष तक चलेगा ना, 2028 से अगर जाओगे 30 तक, तो यही संख्या सीधे 2 गुना की हो जाएगी, ठीक है। कितनी परसेंट हो जाएगी, 30% हो जाएगी, ठीक है। इसको आप लोग याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखेंगे बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 से संबंधित कुछ फैक्ट है, उसको देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए, माइक बंद कीजिए, अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने पर जोर देती है, जिसमें राज्य भर में चार्जिंग स्टेशनों का एक मजबूत नेटवर्क विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। देखिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल तो चल तो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सबसे बड़ा समस्या है चार्जिंग स्टेशन। अब देखिएगा जब आप गाड़ी चलाते हो तो हर मतलब 1 किलोमीटर, 3-4-5 किलोमीटर पे हाईवे पे तो आपको पेट्रोल पंप दिख ही जाता है, नहीं दिखता है कि नहीं दिखता है। अगर मान लीजिए रास्ते में गाड़ी खराब हो जाए तो गाड़ी को साइड में लगा के किसी का हेल्प लेके पेट्रोल खरीद के तो अपना सकते हो, लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास इलेक्ट्रिक वाहन है तो उसको क्या करेंगे आप, चार्जर को, मशीन को तो उठा के नहीं लग सकते हैं ना, इसके लिए हर जगह कम से कम चार्जिंग मशीन होना चाहिए, ठीक है, समझ रहे हैं, ताकि मतलब कहीं पे कोई दिक्कत हो। इसलिए सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है ना, चार्जिंग स्टेशन का मजबूत नेटवर्क विकसित करने का सबसे बड़ा चैलेंज है सरकार के पास, इसी को विकसित करने पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ईवी अपनाने को प्रोत्साहित करने इसका के लिए, सबसे अच्छा उपाय पता है क्या है? हम्म, सबसे अच्छा उपाय है कि दुकान दुकान में खोल दो चार्जिंग पॉइंट। हाँ लेकिन मोनोपोली हो जाएगा ना, जैसे उतना तो नहीं होना नहीं नहीं, चाहिए। उसका उसका रेट बनाकर, पर जितना दुकान है, चाहे जितना पेट्रोल पंप है, सब पे खोल दो। ये हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ईवी अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए इस नीति में मोटर वाहन कर पर 75% तक का सब्सिडी, मोटर वाहन कर पे कितने परसेंट का सब्सिडी, 75%। पहले 1000 व्यक्तिगत 4 पहिया ईवी के लिए 1.25 लाख रुपए तक के खरीद का प्रोत्साहन प्रस्ताव है, ठीक है। अब देखिए पहले 1000 शुरू में जो गाड़ी जो बिकेगा ना, 4 पहिया, 2 पहिया नहीं, कितने, 4 पहिया, शुरू में जो 4 पहिया जो बिकेगा, ठीक है, 1000 4 व्हीलर, उसमें मतलब 1.25 लाख बोलेंगे ना इसको, 1,25,000 रुपये तक का प्रोत्साहन राशि मतलब दिया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कितना, 1,25,000 का प्रोत्साहन राशि, हाँ 1,25,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि मिलेगा शुरू में जो 1000 गाड़ी जो बिकेगी उसमें, ठीक है, 1.25 लाख। पहले 10,000, ठीक है, पहले 10,000 व्यक्तिगत 2 पहिया ईवी के लिए मोटर वाहन पर 75% तक की सब्सिडी, ध्यान में रखेंगे। अब 2 व्हीलर की बात करेंगे, पहले 10,000 व्यक्तिगत 2 पहिया, ठीक है, 2 व्हीलर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए मोटर वाहन पे कितने परसेंट सब्सिडी, 75% तक की सब्सिडी, और 10,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि लाभ भी प्रस्तावित कर दिया गया है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। हाँ तो ये यहाँ पे समान लाभ भी मतलब हाँ प्रभावित किए गए हैं, मतलब 10,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि के समान लाभ भी प्रस्तावित किए गए, ये भी ध्यान रखेंगे। तो 4 व्हीलर पे कितना परसेंट है, 75%। 4 व्हीलर पे 75% सब्सिडी, और 1000 व्यक्तिगत 4 पहियों पर ईवी के लिए कितनी छूट की बात की गई है, प्रोत्साहन कितनी दी जाएगी, 1,25,000, ठीक है।
अब पहले 10,000 व्यक्ति के 2 पहिया ईवी के लिए मोटर वाहन पे कितना प्रतिशत तक की सब्सिडी है? 75% सर। 75%। और 10,000 रुपये तक की खरीद प्रोत्साहन के समान लाभ भी प्रस्तावित किए गए हैं। ठीक है, आप देखेंगे यह नीति शुरुआती 3 वर्षों के दौरान सार्वजनिक और अर्ध सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के लिए बिजली दरों पर 30% सब्सिडी प्रदान की जाएगी। आप ऐसे लोग जो कि चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेंगे अर्निंग करने के लिए, तो यह नीति शुरुआती 3 वर्षों के दौरान सार्वजनिक और अर्ध सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के लिए बिजली दरों पर 30% सब्सिडी भी प्रदान करेगी। ठीक है, टैक्सी सेवा प्रदाता मतलब जो टैक्सी सर्विस उपलब्ध कराते हैं, ठीक है, हालांकि आप तो नहीं है, बहुत धीरे धीरे टैक्सी मतलब समाप्त हो गया, लेकिन अभी भी अगर कोई उपलब्ध करवाते हैं टैक्सी सर्विस तो वो 40% इलेक्ट्रिक कार चलानी होगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए कोई बड़ी कंपनी है, जैसे मान लीजिए रैपिडो है, या फिर मान लीजिए किसी उबेर हो गया, तो उबेर के पास अगर 100 गाड़ी है तो उसमें 40% 40 ऐसे गाड़ी होना चाहिए जो इलेक्ट्रिक कार होने चाहिए। ठीक है, समझ रहे हैं ना? इसलिए सर तो ओला वाला अपना स्कूटी निकाले हुए है सर। हाँ तो बिल्कुल वो करना पड़ेगा उसको। और 6 शहर में ये सुविधा जो दी जा रही है, इलेक्ट्रिक बस की सुविधा दी जा रही है। कितनी बसें थी इलेक्ट्रिक बस में? टोटल बस की संख्या कितनी थी? 400। कितनी थी? 400 इलेक्ट्रिक बसें थी, जो कि राज्य के 6 जिलों में। ठीक है, राज्य के 6 जिलों में। वो जिला कौन कौन है? पटना, गया, मुजफ्फरपुर, फिर गया, भागलपुर, पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और पूर्णिया। एगो कौन जिला छोड़ दिया? ये सर गया 2 बार हो गया सर। दरभंगा छोड़ दिया सर, ऊपर में दिया हुआ है पटना में 150 और अन्य 5 शहरों में 50-50 बसें। अच्छा, दरभंगा छूट गया नहीं, यहाँ पे दरभंगा होगा। डेवलप हो रहा है आजकल, पता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। 6 जिला कौन कौन है? पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर, पूर्णिया। क्या दूसरा एयरपोर्ट है दरभंगा में शायद बन रहा है ना सर? हाँ बिल्कुल, दुबई में चल रहा था COP28। तो दुबई में चल रहे COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन में बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति का उल्लेख किया गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर से बदलाव में उत्सर्जन में कमी करके महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव पड़ेगा। आर्थिक रूप से इसमें ईवी क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की भी संभावना आपको देखने को मिलती है। ठीक है, पेपर का भी पढ़ेंगे क्या? वही सब चीज होगा। नहीं सर, पटना में 150 है, अन्य शहरों में 50-50 बसें चलेगी। ठीक है, पटना में सबसे ज्यादा है। पटना में कितना? 150, और बाकी अन्य शहर में 50 कितना? 50-50 चलेगी। ठीक है, 150 इधर हो गया, अन्य 50 गुने 5 कितना? 250 हुआ ना? 250 टोटल कितने हो गए? टोटल 400 हो गया सर। ठीक है, 6 शहर। चलो 6 शहर का नाम आप लोग बताओ, कौन कौन शहर है? पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिए। इसमें केंद्रीय सहायता भी मिल रही है। 235 का बस से नहीं पता है, अशोक लीलैंड का है। बस है या मतलब सिटी बस BRCT लग रहा है, या फिर ये सिटी टू डिस्ट्रिक्ट जाएगा? इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी किसके चले गए थे? BRCT। ठीक है, बिहार स्टेट, बिहार राज्य ट्रांसपोर्ट करके कुछ होगा। ठीक है, बिहार राज्य स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। हाँ बिल्कुल, उसी का अधीन चलेगा। हाँ ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अभी भी तो इसका चल रहा था CNG सर बस। इसका पटना में जो CNG चलता है ना। ठीक है, टैक्सी का जो सर्विस उपलब्ध करवाते हैं उनको अपने टैक्सी में कितना प्रतिशत मतलब इलेक्ट्रिक वाहन रखना पड़ेगा? 40%। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हाँ, इसको याद रखिएगा। अब चलता है लाल सागर, चर्चा में था हुती विद्रोह को लेकर। ठीक है, होगा हम लोग कुछ मिलेगा नहीं। 1000 तो गाड़ी बिक गया होगा। तो पेट्रोल वाला खरीद के ले आइएगा, बोलेगा हम तो अच्छा काम करने के लिए आए थे। जैसे एक दिन हमको टीटी पकड़ा, मतलब टिकट कर लाने गए थे, इतना ना भीड़ था बताइए, भीड़ देख के वापस आ गए। क्या करें, नहीं ले पाए टिकट, जो कहिए आप। तो कभी कभी आदमी टिकट कटाने जाता है, लेकिन भीड़ देख के कटाने की इच्छा नहीं करता। उसे 1 घंटा लाइन में कौन लगेगा। लेकिन सर तो टीटी आप टिकट बना देती है सर पैसा लेकर। अरे तो पैसा लेती है ना, 250 बहुत जगह सर वेंडर मशीन बन गया है, वेंडर मशीन पे भी ले सकते हैं। हाँ बहुत जगह बन गया, सही बात। चलिए आप पढ़ेंगे लाल सागर। लाल सागर मतलब
रेड सी। रेड तो सी, रेड सी या मेडिटेरियन सी किसे कनेक्ट करती है? भूमध्य सागर को। सी भाई, किससे कनेक्ट होती है? सॉरी, लाल सागर और मेडिटेरियन किससे कनेक्ट होती है? नहर। से बहुत सुंदर, ठीक है। चलिए आप चलेंगे लाल सागर के बारे में आज कल पढ़ेंगे, बड़ा चर्चा में रहा है, बहुत आतंक फैला रखा है इन लोगों ने, ठीक है। हम्म, ठीक है, यमन, यमन हुती वाला होगा ना ये, हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ, हाल में ही इंडिया का होगा। चलिए हाल में ही संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने यमन में हुती विद्रोहियों के खिलाफ सैन्य हमले शुरू किए। यह कदम एक महत्वपूर्ण, ठीक है, वैश्विक व्यापार मार्ग लाल सागर में समुद्री जहाजों के प्रति, ठीक है, हुतियों के, ठीक है, लगातार आक्रमण कृत्यों के प्रतिशोध में उठाया गया कदम। देखिए कभी भी जो रूट जो होता है ना, समुद्र रूट जो होता है ना, किसी एक का नहीं होता है, ठीक है। अगर किसी भी समुद्र रूट को अगर प्रभावित करते हैं तो उससे विश्व का व्यापार प्रभावित होता है, ठीक है। तो लाल सागर बहुत ही प्रमुख मतलब क्या है, व्यापारिक मार्ग है, ठीक है। और यहाँ पे अगर विद्रोही की घटना बहुत अधिक बढ़ रही है तो इसको लेकर मतलब एक्शन लेना जायज बनता है, और इसके लेकर एक्शन लिया भी गया है। किसके किसके द्वारा लिया गया तो ध्यान रखिएगा, तो अमेरिका और यूके के द्वारा, ब्रिटेन से। और साथ में किसके द्वारा, यूके और अमेरिका के द्वारा, ठीक है। क्या क्या हुआ, तो दुनिया के सबसे बड़े शिपिंग समूह, ठीक है, मेडिटेरियन शिपिंग कंपनी ने अपने कंटेनर जहाज पर हमले के बाद अपने जहाजों को लाल सागर से दूर ले जा रहा है, ठीक है। यह फैसला यमन में ईरान समर्थित हुती विद्रोह हमलों के बाद आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे दुनिया का सबसे बड़ा, ठीक है, शिपिंग कंपनी कौन है, तो मेडिटेरियन शिपिंग कंपनी अपने कंटेनर जहाज पर हमले के बाद अपने जहाजों को लाल सागर से दूर ले जा रहा है। ये फैसला यमन में, ठीक है, ईरान समर्थित, ठीक है, ये हुती विद्रोही जो है कहाँ का, यमन का है, कहाँ का है, यमन का है, ठीक है। लेकिन इसको समर्थन कौन देता है, ईरान से। ईरान देता है। ईरान देता है समर्थन, ठीक है, ईरान समर्थन देता है। और ये लोग लड़ते किससे है, तो इजराइल से लड़ते हैं, व्यापार ठीक है, करने के ध्यान लिए रखेंगे, ठीक है। कहते हैं हम लोग किसको, फिलिस्तीन को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 10 राष्ट्र का मतलब एक गठबंधन बनाया गया। क्या बनाया गया है, 10 राष्ट्र का गठबंधन बनाया गया ताकि मतलब हुती विद्रोह से लड़ा जा सके, ठीक है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों पर, ठीक है, हौती मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोकने के लिए 10 देशों के गठबंधन की घोषणा की है, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, बहरीन और इटली भी शामिल है, जो बहुराष्ट्रीय सुरक्षा पहल में शामिल हो रहा है, ठीक है। अब हुती के बारे में हम लोग कुछ प्रश्न जान लेते हैं। हुती लगभग एक दशक से यमन सरकार के साथ गृह युद्ध में उलझा हुआ है, ठीक है। गृह युद्ध मतलब देश के अंदर ही मतलब कोई विद्रोही संगठन और सरकार को मतलब हटाने की कोशिश करे हुती विद्रोह, इसी को लेकर इसको गृह युद्ध बोल सकते हैं, ठीक है। बहुत कारणों से हो सकती है, सरकार को हटाना हो, दो समूह के बीच में झगड़ा होता है, उसको भी गृह युद्ध बोलते हैं, ठीक है। वे राजधानी सना सहित उत्तरी यमन के सत्ता में है, ठीक है, यमन की राजधानी सना है। आधिकारिक सरकार, ठीक है, अल अदन से, अब अदन से संचालित है, ठीक है। आधिकारिक सरकार जो है यमन का वो कहां से संचालित है, अदन से। हुती जनजाति, ठीक है, ये सिया है, ठीक है, ध्यान रखिए सिया है। और ज्यादातर इस्लामिक नेशन जो है ना सुन्नी है, ठीक है। लेकिन ईरान जो है आपका जो यह है ना, इराक बोल रहा हूँ, क्या नाम है इसके यार, ईरान भी सिया बहुल कंट्री है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसलिए इसको हुती का समर्थक, सिया हुती को समर्थन भी देता है क्योंकि ये भी शिया ही है, ठीक है। इसलिए ईरान हुती को समर्थन देता है क्योंकि दोनों सिया ही है। जायदी सिया इस्लाम का एक उप संप्रदाय है और यह राज्य के राजनीतिक नेता के रूप में पैगंबर मोहम्मद के परिवार की वंशावली का पालन करने में विश्वास करता है, ठीक है। उन्होंने सुन्नी सलाफिस्ट विचार के बढ़ते प्रभाव के बीच, ठीक है, जायद बाग को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया, जो हदीस या पैगंबर में कई बातों से मतलब क्या है, प्रेरित है, ठीक है। तो अगर पूछेगा किस धर्मावली का समर्थक है हुती विद्रोह, तो सिया, ठीक है। आप देखोगे तो दो तरह का इस्लाम में भी है, ठीक है, एक सिया होता है, एक सुन्नी होता है। क्रिश्चियनिटी में जाओगे तो वहां पे कैथोलिक होता है, प्रोटेस्टेंट होता है, ठीक है, ध्यान रखें क्या होता है, एक कैथोलिक होता है, दूसरा प्रोटेस्टेंट होता है, दोनों में बड़ा मतभेद होता है। उसी तरह सिया और सुन्नी में भी बड़ा मतभेद है, ठीक है। यस सर। अब चलते हैं यहाँ पे देखेंगे लाल सागर के बारे में हम लोग थोड़ा देखेंगे। अब देखिए लाल सागर जो है ना सब बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अफ्रीका और एशिया के बीच स्थित हिंद महासागर का प्रवेश द्वार के रूप में इसको जाना जाता है। प्राचीन मिस्रवासी लगभग 2500 ईसा पूर्व में लाल सागर की खोज में अग्रणी थे क्योंकि वे दक्षिण के लिए वाणिज्यिक मार्ग तलाश में थे। अफ्रीका और एशिया के बीच लाल सागर की लंबाई कितनी है, 2250 किलोमीटर है। अधिकतम चौड़ाई 355 किलोमीटर है और औसत गहराई 1608 किलोमीटर। ये समुद्री क्षेत्र का एक
बात करेंगे विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र का घर है जो लगभग 1000 अकशेरुकी प्रजातियों का मतलब क्या है, मेजबानी करता है। ठीक है, लंबाई पर ध्यान रखिए 2250 किलोमीटर, किसके, अफ्रीका और एशिया के बीच। ठीक है, टोटल लंबाई की नहीं बात हो रही है, अफ्रीका और एशिया के बीच की एशिया के बीच बात में। हो रही है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। हरा पेन किधर गया भाई, गायब हो गया क्या? ठीक है, लाल सागर उत्तरी छोर पर, ठीक है, अकावा की खाड़ी, ये याद कर लीजिए। ठीक है, लाल सागर उत्तरी छोर पर अकावा की खाड़ी और स्वेज की खाड़ी में विभाजित होता है। स्वेज नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ता है। ठीक है, तो भूमध्य सागर और लाल सागर को कनेक्ट करने का कौन काम करता है, स्वेज कनाल। ठीक है, स्वेज कनाल। इसके दक्षिण छोर पर, ठीक है, बाब अल मंडेब जल दमरू मध्य, इसको आंसुओं का द्वार कहते हैं। बाब अल मंडेब को क्या बोलते हैं, ठीक है, आंसुओं का द्वार कहा जाता है। ठीक है, माध्यम से अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से जुड़ता है। तो थोड़ा लाल सागर के बारे में जान लीजिए। लाल सागर उत्तरी छोर पे अकाबा की खाड़ी और स्वेज की खाड़ी से विभाजित होता है। उत्तरी छोर पे क्या है, अकाबा और स्वेज। दक्षिणी छोर पे क्या है, बाब अल मंडेब जल डमरू के माध्यम से, ठीक है, अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से जुड़ता है। तब ये बाब अल मंडेब जल डमरू मध्य के माध्यम से अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से जुड़ता है कौन, आपका लाल सागर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और लाल सागर को भूमध्य सॉरी लाल सागर को भूमध्य कनेक्ट कौन करता है, तो भूमध्य सागर से कनेक्ट कौन करता है, तो स्वेज नहर। ठीक है, समझ गए। अब आते हैं और भी कुछ प्रश्न, इसको देख लेते हैं। इसकी लंबाई कितना बताया था आप लोगों ने, एशिया और अफ्रीका में, एशिया और अफ्रीका में लंबाई कितनी है, सर 2250 किलोमीटर। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं लाल सागर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो दुनिया के सबसे व्यस्त व्यापार मार्गों में से एक, वैसे अगर महासागर में सबसे व्यस्तम महासागर कौन सा है, अटलांटिक है ये, राइन नदी है, स्वेज नहर। में नहीं है सबसे व्यस्तम, एक बार चेक कर लीजिएगा। नदी तो सही बताया आपने ने, महासागर भी, लेकिन नहर मुझे गलत लग रहा है, एक बार नहर देख लीजिएगा। ठीक है, देखेंगे दुनिया के सबसे व्यस्त व्यापार मार्गों में से एक है जिसमें तेल और खनिजों के भंडार है। यह जलाशय इतिहास के सबसे उल्लेखित जलाशयों में से एक है। ठीक है, लाल सागर विश्व स्तर पर पानी के सबसे नमकीन निकायों में से एक के रूप में जाना जाता है, ध्यान में रखेंगे। इसमें मुंगा चट्टान है जो लगभग 1000 मीटर से अधिक गहराई तक फैली है। ठीक है, सतह का क्षेत्रफल की बात करें 4,38,000 वर्ग किलोमीटर है। लंबाई 2250 किलोमीटर एशिया और अफ्रीका के बीच में। अधिकतम चौड़ाई 355 है, औसत गहराई 490 है और सबसे गहरा बिंदु की बात करेंगे 30-40 मीटर पे है। ठीक है, ये इंपोर्टेंट हो सकता है। अब बात करेंगे सीमावर्ती देश किस किस से लगता है, तो एशिया अफ्रीका के देश लगे मिलती, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, सूडान, इरिट्रिया और जिबूती। इरिट्रिया, जिबूती और इथोपिया मिलकर क्या बनाते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन सा देश शामिल है, और सोमालिया शायद। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जिबूती, सोमालिया और इथोपिया। हो जाएगा, ध्यान में रखेगा, जिबूती हो जाएगा, जिबूती, इथोपिया हो जाएगा, सोमालिया हो जाएगा, इरिट्रिया हो जाएगा। ठीक है, जिबूती का स्पेलिंग बताइए तो, डी से शुरू होता है। ठीक है, DJIBOUTI। ठीक है, ये डी साइलेंट होता है इसलिए पूछा हूं। ठीक है, तो इरिट्रिया है, सोमालिया है, जिबूती है और इथोपिया है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल है। ठीक है, तो सीमावर्ती देश कौन कौन है, ठीक है, तो दो तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के, इरिट्रिया और जिबूती। उधर से चले जाए सूडान पड़ेगा, यमन, अरब, सऊदी अरब और मिस्र। ठीक है, ये सबके सब लाल सागर से सीमा बनाते हैं। ठीक है, मिस्र तो होगा ही, पता ही आपको। ये अर्ध संलग्न उष्णकटिबंधीय बेसिन पश्चिम से उत्तर पूर्वी अफ्रीका और पूर्व में अरब प्रायद्वीप के द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, तो ये ध्यान में इसको रखना है। और चलेंगे क्या, लाल सागर संकट का प्रभाव क्या पड़ सकता है, क्या इंपैक्ट पड़ सकता है भाई, लाल सागर पे अगर संकट आ जाएगा तो क्या पड़ेगा। तो सबसे पहले तो भाई एशिया और अफ्रीका का सबसे ज्यादा दिक्कत होगा, क्योंकि काफी घूम के जाना पड़ेगा। लाल सागर का संकट का प्रभाव,
हाँ, कोई भी व्यापारिक मार्ग अवरुद्ध होगा ना तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने लगता है, क्योंकि सारे कंटेनर का कीमत बढ़ेगा तो सामान का कंटेनर काफी लंबा चौड़ा यात्रा करेगा तो माल का कीमत ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा ना। ये आयात युद्ध सेवा जोखिम कर प्रीमियम लगभग युद्ध ये जोखिम सेवा प्रीमियम कर लगभग सस्ता 10। पड़ता है सर कुछ सामान लाने में। हाँ बिल्कुल, लाल साग यहाँ पे स्वेज नहर खुल जाने से एशिया और अफ्रीका के बीच में, ठीक है, एशिया से अफ्रीका से जो भी यूरोप के बीच में व्यापार की दूरी लगभग 7,000 किलोमीटर की कम हो गई थी। ठीक है, जो कि बहुत मैटर करता है। युद्ध जोखिम जिससे सर प्रीमियम जो लगभग गलियारा 10 से नाम बढ़ 15 रहा है लाख सर रुपए। एशिया एशिया यूरोप गलियारा बढ़ रहा है सर, इसी को मद्देनजर देखते हुए ना सर जो अपना हाँ नरेंद्र एशिया, मोदी जी। हाँ क्या बोलते हैं, आईमेक बोलते हैं ना उसको। ये शायद में आईमेक है क्या है, ठीक है। एशिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर है, ठीक है, क्या बोलते हैं आईमेक है, एशिया, सॉरी इंडिया इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर है कि कुछ ऐसा ही बनेगा, ठीक है। मिडिल ईस्ट कॉरिडोर है, आई से क्या होता है याद नहीं हो, इंडिया बाइडेन के मिडिल दिमाग ईस्ट के ऊपर है। इंडिया मिडिल ईस्ट हाँ यूरोप कॉरिडोर, यूरोप भी इसमें। देख लेंगे उसको। तो यहाँ पे क्या होगा, युद्ध जोखिम प्रीमियम लगभग 10 से 15 लाख रुपए अधिक होंगे। कंटेनर माल ढुलाई की दरों में 30% से अधिक की मतलब वृद्धि हो जाएगी। शिपिंग समय भारत का लगभग, शिपिंग समय में औसत 2 सप्ताह की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है, समझ रहे हैं ना, 2 सप्ताह की वृद्धि हो जाएगी। भारत का लगभग 20% निर्यात लाल सागर सुएज मार्ग से होकर गुजरता है। दक्षिण लाल सागर में सुरक्षा चुनौतियों के निपटने के लिए 10 नौसेनाएं एक साथ स्थापित की गई है, ठीक है। वैकल्पिक मार्ग क्या होगा, केप ऑफ गुड होते हुए अफ्रीका के दक्षिणी भागों से होती है पूर्वी एशिया और यूरोप को जोड़ेगा, ठीक है, जो कि काफी लंबा पड़ेगा। और ऐसे कंडीशन में 14 दिन का मतलब 2 सप्ताह की यात्रा भी बढ़ जाएगा। 30% अधिक मतलब कंटेनर माल ढुलाई के दरों में वृद्धि हो जाएगी, तो जाहिर सी बात महंगाई बढ़ेगी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये सब प्रभावित हो महंगाई चुका है बढ़ जाएगी। काफी अधिक, हाँ बिल्कुल, इसको ध्यान में रखिएगा। केप ऑफ गुड होप होते हुए जाना पड़ेगा तो काफी घूम के जाना पड़ेगा, उत्तमाशांतरीप होते हुए काफी लंबा चौड़ा यात्रा पड़ जाएगा, ठीक है, जो कि बहुत भूतकाल, बहुत पहले से ये रास्ता क्या था, वास्को प्रचलित डिगामा था, लेकिन इसी से आया था ना सर, हाँ इसी रास्ते से आया था। केप सुएज ऑफ नहर गुड खुलने होप से से। सीधे, सुएज नहर खुलने से सीधे अफ्रीका और यूरोप के बीच में दूरी कितनी कम हो गई, 7,000 किलोमीटर की दूरी कम हो जाती है। केप ऑफ गुड होप होते हुए अगर जाएंगे तो फिर ये 7,000 किलोमीटर लंबा यात्रा आपको क्या करना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा, अब करना होगा ठीक सर। है, जो कि बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब देखिए महत्व के बारे में बात करेंगे। सुएज नहर के माध्यम से अरब सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाला लाल सागर यूरोप के लिए सबसे छोटे मार्ग, ठीक है, सबसे छोटे मार्ग के रूप में रणनीतिक महत्व रखता है। 1869 में सुएज नहर के खुलने से, 1869 में सुएज नहर खुला, ठीक है, हालांकि सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 में होता है और सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कर्नल नासिर के द्वारा किया गया, ठीक है, ध्यान रखिए। सुएज नहर को बनाया किसके द्वारा किया गया, तो फ्रेंच कंपनी के द्वारा बनाया गया था, जिसमें ब्रिटेन का भी शेयर था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो 1869 में सुएज नहर खुलने से यूनाइटेड किंगडम से भारत की दूरी, जो बात मैं आपको बता रहा था, 5500 माइल 8800 किलोमीटर कम हो गई। मैंने 7,000 पढ़ा था किसी किताब में, ठीक है, यहाँ पे 8800 किलोमीटर दिया हुआ है, मैंने बहुत हम जगह भी लगभग 7,000 7,000 के आसपास। 7,000 ही है सर। यहाँ पे 8800 किलोमीटर लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। लाल सागर तेल और ईंधन शिपमेंट के लिए दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण मार्गों में से एक है, किंतु हुती विद्रोहियों द्वारा, ठीक है, विदेशी स्वामित्व वाले जहाजों के खिलाफ ड्रोन और रॉकेट से हमले बढ़ रहे हैं, ठीक है। आप बोल रहे हैं भाई साहब उसी को टारगेट कर रहे हैं जो कि कहीं न कहीं से अमेरिका और मतलब किस इजराइल का समर्थक है। तो भाई यहाँ पे जिस समय ये घटना हो रही थी तो जानते थे सब, ईरान अगर बोलेगा हुती विद्रोह को फाइनेंस कौन करना, ईरान कर रहा है। हमारे विदेश मंत्री ईरान में थे, बोले ये क्या करवा रहे हो, हमको क्यों टारगेट कर रहे हो। तो ईरान से प्रॉमिस लिया गया सब भारतीय शिपिंग को और भारतीय सीमा में किसी भी प्रकार की हमला नहीं की जाएगी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। शिपिंग मार्गों में बदलाव हुआ है। हमले के बाद पश्चिमी गोलार्ध में भारत का लगभग 90% माल केप ऑफ गुड होप के माध्यम से पुनर्निर्देशित किया गया है। अब इसे जब लंबा घूमेगा तो भाई साहब 7-8 हजार किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा, तो क्या होगा, माल ढुलाई की लागत में तो वृद्धि होगी ना। पर्याप्त वृद्धि देखी गई और सामान्य दरों से 6 गुना तक पहुंच गई। विशेष रूप से कम मूल्य, उच्च मात्रा वाले कार्गो और खराब होने वाले सामानों पे असर पड़ा। खराब होने वाला जो सामान को 4 दिन में पहुंचना है, उसको लंबा घुमा के ले जाओगे तो 14 दिन एक्स्ट्रा जो लगेगा, तो क्या होगा, वो सामान खराब हो जाएगा ना। उस चीज को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस चीज को बढ़ाने के लिए आपको फ्रीजिंग करना पड़ेगा ना, जो खराब होने वाला माल है। तो फ्रीजिंग करेंगे तो उसका एक्स्ट्रा कॉस्टली चार्ज होगा। लगेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज वगैरह ये सब बढ़ेगा तो काफी कॉस्टली हो जाएगा। ये भारतीय व्यापार में भी काफी अधिक मतलब प्रभावित आपको इसे देखने को मिला है, ठीक है। तो हुती विद्रोह से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर।
किस देश का विद्रोही है? जल्दी से चलते चलते में एक दो प्रश्न पूछ लिया जाए। ईरान का सर। फिर ईरान बोल रहा है। यमन का है कि ईरान का है? सर यमन का सर। ठीक है, समर्थन। ठीक है, इस्लाम के किस शाखा का समर्थक है ये? सुन्नी की शिया? सुन्नी के शिया सर। का। शिया का। ठीक है, ध्यान रखें, शिया। इसीलिए ईरान समर्थन करा। सुन्नी को ईरान क्यों समर्थन करेगा? ईरान का किसी भी अरबियन अरब कंट्री के साथ न बनने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? सब सुन्नी को मानता है, अकेले शिया को मानता है। इसलिए ईरान हमेशा अलग थलग पड़ा हुआ रहता है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। लंबाई कितनी थी इसकी, मतलब इसकी लंबाई कितनी है एशिया यूरोप के बीच में? 2250 सर। 2250। कितनी लंबाई है? 2250। ठीक है, अब चलेंगे विकसित भारत @ 2047। ठीक है, बजट में था ये। पूर्ण बजट था या फिर अंतरिम बजट था? चलिए बजट थोड़ा सा करवा देता हूं। ठीक है, विकसित भारत @ 2000 बड़ा टॉपिक नहीं ना है? देख लीजिए सर एक बार। देखेंगे, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत @ 2047 युवाओं की आवाज लॉन्च किया तथा अंतरिम बजट 2024 में वित्त मंत्री ने 2047 तक प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला। अपने बजट 2024 भाषण के दौरान उन्होंने प्रतिबद्धता पे जोर दिया। ठीक है, सबसे अधिक बार बजट को प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है? सबसे अधिक बार बजट को किसने प्रस्तुत किया है? जॉन मथाई सर। मोरारजी देसाई। ठीक है, किसने? मोरारजी देसाई ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, हाँ। सर 8 बार, सर 11 बार से 10 बार। ये 10 10 बार बार है। ये 8 बार आ गई है ना ये निर्मला सीतारमन 8 बार करती ना? 6 बार। 6 बार है। अच्छा, आप देखेंगे कुछ फैक्ट निकल कर आए, इसको जरा हम लोग देख लेते हैं। मोदी जी ने लॉन्च किया था, इसका नाम क्या रखा था मोदी जी ने? विकसित भारत @ 2047 युवाओं की आवाज। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए विकसित भारत का प्रमुख उद्देश्य क्या है। अभी हम लोग आर्थिक दृष्टि से अगर बात करें, हमारी अर्थव्यवस्था कितनी नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? 5वीं सर। ये है हमने अभी किसको पछाड़ कर 5वीं अर्थव्यवस्था बना है हम लोगों ने? जर्मनी का। जर्मनी को सर। जर्मनी को शायद नहीं, ब्रिटेन को सर। ब्रिटेन तो है ही, जर्मनी। ब्रिटेन को पछाड़ के। ठीक है, अब चलेंगे आर्थिक परिवर्तन की बात करेंगे तो 2047 तक 30 ट्रिलियन, ठीक है, डॉलर की अर्थव्यवस्था हासिल करना है। ठीक है, 2047 तक, ठीक है, हमारा अर्थव्यवस्था, ठीक है, 30 ट्रिलियन डॉलर का हो जाएगा। ठीक है, अप्रोक्स। शहरी और ग्रामीण विकास पे जोर देते हुए सतत और न्याय संगत विकास सुनिश्चित करना है। सतत और न्याय संगत विकास, तब शहरी और ग्रामीण विकास दोनों पे, ठीक है, केवल शहरी पे नहीं, शहरी और ग्रामीण विकास दोनों पे जोर देते हुए सतत और न्याय संगत विकास क्या करना है? सुनिश्चित करना है। आर्थिक समृद्धि के लिए नवाचार, उद्यमिता और तकनीक को मतलब क्या करना है? तकनीकी प्रगति को मतलब क्या करना है? बढ़ावा देना है। साथ में मानव विकास, सबसे पहले तो हो गया आर्थिक परिवर्तन, आपने समझ लिया, 2047 तक, ठीक है, 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हासिल करना है। दूसरा होगा मानव विकास, ठीक है, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देना है। 2047 तक 71.8 वर्ष की औसत जीवन प्रत्याशा, ठीक है, और ठीक है 89.8 की साक्षरता दर का लक्ष्य है। कब तक? 2047 तक। मतलब यहाँ पे अगर बात लाइफ क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेंसी रेशियो कितना हो जाएगा औसत? 71.8 साल, 71.8 वर्ष, सॉरी, अप्रोक्स 72 साल। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, 72.8 ठीक है, अप्रोक्स, ठीक है। और लगभग साक्षरता कितनी रखनी है? तो 89.8% साक्षरता दर होनी चाहिए। अभी कितना है सर? कितना अभी? 74 पॉइंट समथिंग है टोटल अभी इसका। साक्षरता का सर 2011 वाला के हिसाब से देखोगे तो कितना चल जाता है? 74.04। अभी उस समय था
इतना ऐसा 68 नहीं पॉइंट पता। समथिंग था, 68 पॉइंट समथिंग था, गौर करना अभी पड़ेगा। 71। 0% मेल का ऐसा दिया है। ये लिटरेसी रेट है ये। थोड़ी हटाइए अब, ये इस पे फोकस कीजिए, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, तो 2047 तक कितना रखना है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो? 71.8 वर्ष, 71.8। ठीक है। एक और वर्ष यहाँ पे लिटरेसी रेट कितना रखना है? 89.8%। 89.8। ये प्रस्तावित है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, हम लक्ष्य को प्राप्त भी न करें, दोनों हो सकता है, ठीक है। युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रासंगिक कौशल के साथ सशक्त करना है। अब आते हैं बुनियादी ढांचा, कनेक्टिविटी को, पहुंच को और बढ़ावा देते हुए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा का निर्माण करना है। स्मार्ट शहर, कुशल परिवहन और टिकाऊ ऊर्जा में निवेश करना है। शहरी ग्रामीण विभाजन को पाटने के लिए ग्रामीण बुनियादी ढांचों को प्राथमिकता देना है। अब यहाँ पे देखें, शहरी क्षेत्र ग्रामीण से क्षेत्र के बीच में काफी अधिक डिफरेंसेस आपको देखने को मिलता है। तो उसको पाटने के लिए, पाटना मतलब उसको कम करना, ठीक है, उसको कम करने के लिए शहरी ग्रामीण विभाजन को मतलब क्या करना है? प्राथमिकता देना है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब आएंगे पर्यावरणीय स्थिरता, भी बहुत बड़ा एक चैलेंज है, ठीक है। इन्वायरमेंट हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। फिलहाल कुछ वर्षों में सबसे बड़ा जो हमारे लिए चुनौती जो है, पर्यावरणीय समस्या सबसे बड़ी चुनौती है, ठीक है। तो जलवायु परिवर्तन को कम करना और पर्यावरणीय क्षरण को कम करना, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना, ठीक है, ध्यान रखें। नवीकरणीय ऊर्जा, जैसे नवीकरणीय ऊर्जा में क्या क्या हो जाएगा? सोलर एनर्जी हो सौर गया, पैनल सर। टाइडल एनर्जी हो हाँ, गया, ठीक है, विंड एनर्जी पवन हो गया, ऊर्जा सर। ये हाँ, ठीक है, पवन हो गया, इस सबके सब नवीकरणीय ऊर्जा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। न्यूक्लियर सर, न्यूक्लियर प्लांट सर। अब हाँ, वो लेटेस्ट भी है, ठीक न्यूक्लियर है, वाला सर। बिल्कुल। हाइड्रोजन है। पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं पे जोर देते हुए कार्बन तटस्थ अर्थव्यवस्था के लिए प्रयास करना। कार्बन तटस्थ मतलब इसमें कार्बन का प्रयोग न के बराबर हो, ठीक है, कार्बन इमिट्स ना हो, कार्बन उत्सर्जन ना हो। अब ऐसा नहीं कि इसमें मतलब इसको धीरे धीरे हटाना, सडन मतलब बंद कर देंगे तो पूरा अर्थव्यवस्था ही चरमरा जाएगी, ठीक है। रिप्लेस करते जाना है, हो सकता है इस साल में 2% कर दे, फिर 4% किसी साल में, 10%, धीरे धीरे रिप्लेस करना है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। जैसे इथेनॉल का सामाजिक कल्याण प्रयोग पे हो भी रहा है काम सर करेगी। पेट्रोल में। हाँ, वैसे अभी पेट्रोल में कितना 20% का प्रयोग हो रहा है ना इथेनॉल का, हो सकता है कभी 30 चला जाए, 40 चला जाए। ये धीरे धीरे बढ़ा रहा है। 30 चलिए 33 करना है सर। जी, आप चलेंगे सामाजिक कल्याण के ऊपर बात करेंगे। सामाजिक सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन, समावेशी विकास सुनिश्चित करना है। समान अवसर प्रदान करना, समान अवसर किसको प्रदान करना? तो महिला और पुरुषों को समान अवसर प्रदान करना, ठीक है। समान अवसर दो तरह से हो सकता है, मेल फीमेल में भी हो सकता है, या फिर वैसे लोग जो कि बहुत ही हाशिए पे है, मतलब बहुत अधिक पिछड़ गए, उनको भी मतलब समान अवसर देना, ठीक है। और समान अवसर देने के लिए जो लोग पिछड़े हुए उनको समान अवसर देंगे तो भी वो डेवलप नहीं कर पाएगा, उसको क्या करना पड़ेगा? उसको आपको विशेष बल देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कक्षा में कोई बच्चा होता है बहुत ज्यादा कमजोर होता है, कोई बहुत ज्यादा तेज होता है, अब दोनों का समान अवसर देंगे तो भी जो कमजोर है कमजोर रह जाएगा और जो तेज है तेज रह जाएगा, ठीक है। तो इसलिए उस बच्चा को अलग से मतलब बैठाकर पढ़ाने की सुविधा, एक तरह से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए सरकार को भी, ठीक है, सामाजिक कल्याण तभी सुनिश्चित हो सकता है जब जो लोग हाशिए पे है वैसे समुदाय को ध्यान केंद्रित करते हुए उनके लिए मतलब क्या करे, विशेष सुविधा दे, उपलब्ध कराया सर। हाँ, सामाजिक समरसता और समानता को बढ़ावा देना, ठीक है। उसके बाद करें वैश्विक नेतृत्व की बात हो रही है, ठीक है। तो भारत ऑलरेडी वैश्विक नेतृत्व के मतलब वर्ल्ड लीडर की भूमिका में हम लोग धीरे धीरे विश्व स्तर पे आ रहे हैं, पता है ना, चाहे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर साहब हो, फिर हमारे देश की अर्थव्यवस्था हो, ठीक है। चांसेस है हम लोग तीसरी अर्थव्यवस्था जल्द ही बन जाएंगे। आई थिंक 2030 तक हम लोग तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में आ जाएंगे, ठीक है। चांसेस तो लोग अनुमान लगा रहा है तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे 2030 तक, ठीक है। कुछ लोग को जापान बोला का 2028 में बन जाएंगे। हाँ, जापान बहुत पीछे जा रहा है, ठीक है। वैश्विक नेतृत्व की बात करेंगे, राजनयिक संबंधों को मजबूत करना है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है और शांति का प्रतीक बनना है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बेहतर दुनिया के लिए नीतियों का कार्य देते हुए वैश्विक शासन मंचों का नेतृत्व करना, वैश्विक शासन मंचों में नेतृत्व करना। जैसे अभी हम लोग G20 का मीटिंग करवाया ना, इन फ्यूचर हम लोग ओलंपिक को भी मतलब होस्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारा चीजों में लोग वैश्विक मंच में नेतृत्व भी हम लोग धीरे धीरे अपनी भूमिका निभा रहे हैं। जैसे मोदी जी ने अभी हाल फिलहाल बोला था, तो ये जो दशक जो है मतलब क्या है, ये मतलब युद्ध का दशक नहीं है, बोला था ना यूक्रेन वाले युद्ध को लेके, ठीक है, क्या बताया था, मतलब ये जो दशक जो ये जो समय जो युद्ध का समय नहीं है, ठीक है। तो इस भाषण को लेकर काफी चर्चा भी हुआ था। तो हम लोग धीरे धीरे वैश्विक नेतृत्व की भूमिका में आ रहे हैं, ठीक है, चाहे हमारा लीडरशिप हो या फिर हमारा अर्थव्यवस्था हो। जैसे अभी देखेंगे दुनिया का सारा अर्थव्यवस्था जो है मतलब एकदम
ह्रास हो रहा है, ठीक है, काफी डिप्रिसिएशन देखने को मिल रहा है। लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था 6.5% 7% के आसपास हमारी बढ़ रही है, ठीक है। अभी तो हाल फिलहाल में एक डाटा आया था, जहाँ पे 8% बताया गया था, ठीक है। तो हम लोग विकास कर रहे हैं, जो कि वैश्विक। सेमीकंडक्टर भी बनने लगा है सर, 3 गो उपकरण हाँ बिल्कुल। सेमीकंडक्टर का सर। आप चलेंगे क्या, तो इसको भी जरा देखते हैं, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, रणनीतिक फोकस क्षेत्र क्या क्या है। तो सबसे पहले आप देखेंगे नवाचार और प्रौद्योगिकी। नवाचार, अनुसंधान और विकास की संस्कृति को विकसित करना। एआई, एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जनक कौन है एआई के? मैकार्थी को बोला जाता है, ठीक है। पूरा नाम शायद जॉन मैकार्थी है, मुझे मैकार्थी याद आ रहा है, पूरा नाम नहीं याद है, लेकिन एआई के जनक वही है, ठीक है। तो बात करेंगे एआई, जैव प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा जैसी उभरती प्रौद्योगिकी में निवेश करना, जिससे भारत एक वैश्विक तकनीकी केंद्र के रूप में स्थापित हो सके, ठीक है। शिक्षा और कौशल विकास की बात करेंगे, तो कौशल आधारित शिक्षा पे जोर देकर शिक्षा प्रणाली को बदलना। कौशल मतलब टेक्निक पे आधारित, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप देखेंगे सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करते हुए शहरी ग्रामीण शिक्षा अंतर को पाटना। अब शहर में अच्छी शिक्षा दी जाती है, ग्रामीण में शिक्षा का उत्कृष्ट मतलब उतना अच्छा नहीं, इसलिए बच्चे जो थे गांव से मतलब देखते हैं शहर की तरफ पलायन कर जाते हैं। भले ही आप लोगों ने मैट्रिक तक की शिक्षा अपने गांव में लिया होगा, लेकिन हायर एजुकेशन की शिक्षा देने के लिए जरूर आप शहर की तरफ मूव कर गए होंगे, ठीक है। तो काफी ग्रामीण और शहरी शिक्षा में काफी अधिक आपको अंतर देखने को मिलता है, काफी अधिक डिफरेंसेस देखने को मिलता है। सरकार की नीति रहेगी 2047 तक, भाई साहब जो लोग गांव में है गांव में शिक्षा ग्रहण कीजिए, जो लोग शहर में कीजिए। क्यों अपने आवास को परिवर्तन करना शिक्षा की दृष्टि को देखते हुए, ठीक है। तो इन्हीं अंतर को मतलब सरकार चाह रही है इसको मतलब कम कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, अंतर ही नहीं रहे, सभी जगह एक समान, जो कि मुश्किल लग रहा है। स्वास्थ्य देखभाल क्रांति के ऊपर भी बात की गई है। स्वास्थ्य देखभाल में बुनियादी ढांचा को मजबूत करना है, निवारक देखभाल को प्राथमिकता देना है, सुस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है, ठीक है। सॉरी, सस्ती सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करना है। स्वास्थ्य सेवा सस्ती होनी चाहिए, सुलभ होनी चाहिए। सुलभ का मतलब आसानी से उपलब्ध हो जाए। आसान जैसे से, ग्रामीण क्षेत्रों आसान में इजी जाएंगे तौर पर तो सर। पता चलेगा कोई डॉक्टर मतलब उपस्थित ही नहीं है, डॉक्टर उपस्थित है तो जिस दवा को उसने दिया दवा ही हॉस्पिटल में नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है, ठीक है। अभी देखेंगे गांव में क्या होता है, किसी को कुत्ता वगैरह काट लेता है, रेबीज का इंजेक्शन गांव में कहीं मिलता ही नहीं है, सबको भागना पड़ता है, एम्स वगैरह में जाना, सदर अस्पताल में सदर मुजफ्फरपुर भागना पड़ता है, फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। तो सुलभ तो नहीं ना हुआ, ठीक है। केवल आप इंफ्रास्ट्रक्चर बैठा देने से नहीं होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में सब कुछ को मतलब सुनिश्चित करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे स्वास्थ्य सेवा में बहुत अधिक एक खामियां हैं। जब देश में जब कोरोना आया तो हमारी स्वास्थ्य सेवा इतनी लचर थी, देश में मास्क तक नहीं था, ठीक है। एक भी ऐसा वो क्या बोलते हैं जिसपे लोगों को रखा जाता था वो तक नहीं था, ठीक है। वेंटिलेटर सर, वेंटिलेटर तक ऑक्सीजन। नहीं था, ठीक है। लेकिन अगर कोरोना आने के बाद हमारे स्वास्थ्य सेवा में बहुत अधिक विकास देखने को मिला है, ठीक है। तो हमने आपदा को अवसर के तौर पे लिया, ठीक है। इसी को बोलते हैं आपदा आ गया, लेकिन उसको हमने अवसर के तौर पे लिया, अपने स्वास्थ्य सेवा को काफी अधिक मतलब क्या किया, विकास किया, ठीक है। लेकिन और भी बहुत अधिक विकास होने की जरूरत है। कृषि आधुनिकीकरण करने की बात की गई है। उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रगतिशील कृषि सुधार लागू करना, टिकाऊ कृषि पद्धतियों और कृषि तकनीक नवाचार को मतलब बढ़ावा भी देना है, ठीक है। कृषि में क्या, कृषि में तकनीकी और नवाचार मतलब आधुनिक तरीके से मतलब क्या ड्रोन का करना, इस्तेमाल खेती करना, ठीक है। विनिर्माण कर मैन्युफैक्चरिंग और व्यापार। अब इसमें मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना है, मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देना है। व्यापार करने में आसानी सुविधा प्रदान करना और निर्यात को बढ़ावा देना, एक मजबूत विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना, आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को भी मतलब क्या करना है, इसमें आपको बढ़ावा देना है, ठीक है। मेक इन इंडिया धीरे धीरे बहुत अधिक डेवलपिंग हो रहा है, ठीक है। हम लोग अब देखेंगे पहले मोबाइल फोन्स बाहर से आते थे, अब आईफोन तक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। हम लोग डिफेंस के क्षेत्र में भी काफी बढ़िया काम कर रहे हैं, ठीक है। डिफेंस की बहुत सारी कंपनियां जो है हमारे यहाँ के कार्य कर रही है। तो एफडीआई भी आपको काफी अधिक बढ़िया देखने, एफडीआई में भी मेक इन इंडिया आ गया है। आप देखेंगे से आप मतलब क्या है, बहुत सारी जैसे अभी कौन सी एलन मस्क की जो कंपनी वगैरह है वो सब भी मतलब भारत में आके अपना काम करना चाहती है, स्टारलिंक। ठीक है। तो मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना ये भी आपका, ठीक है, मोदी जी का विजन है। इस विजन का नाम क्या है, तो विजन का नाम है विकसित भारत 2047 है। इसमें सबसे अधिक किसकी आवाज, किसकी मतलब भूमिका होगी, तो युवाओं की होगी, ठीक है। युवाओं की आवाज को लॉन्च किया है, ठीक है। आप चलेंगे आगे। बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी, विश्व स्तरीय परिवहन नेटवर्क विकसित करना,
टिकाऊ ऊर्जा में निवेश और स्मार्ट शहरों का निर्माण करना, वस्तुओं और लोगों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए कनेक्टिविटी को बढ़ाना। ठीक है, आप देखेंगे भारत के आजादी का इतना देश हो गया, लेकिन अभी भी मतलब बहुत ऐसा जगह है जहां पे कनेक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है। और गांव में जाने के लिए अभी भी आपको नाव का सहारा लेना पड़ता है। अभी हाल फिलहाल की घटना संदेश खली की घटना है, वहां पे जाने के लिए कनेक्टिविटी इतनी खराब है वहां पे, मतलब काफी लंबा समय मतलब प्रशासन को नाव से होकर गांव में जाना पड़ता है। बहुत ऐसा भी गांव है जहाँ पे मतलब अभी भी मतलब चचरी वगैरह पुलिया वगैरह देखने को आपको मिलता है। तो ये कनेक्टिविटी का अच्छा साधन है। इससे आवाजाही मतलब क्या होती है, बाधित होती है। उसको मतलब क्या करना, सुनिश्चित करना, ताकि वस्तुओं और लोगों की निर्बाध आवाजाही मतलब सुनिश्चित हो सके, और जिससे कनेक्टिविटी को मतलब बढ़ाया जा सके। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कनेक्टिविटी में केवल वही पुल पुलिया ही नहीं आता, सड़क भी आता है। ठीक है, लॉन्गिस्टिक भी आ जाएगा। तो कौन सा सेवा नहीं होता है, क्या बोलते हैं उसको, कुरियर वगैरह जो आता है, सबके सब मतलब कनेक्टिविटी में सब आ जाएगा। ठीक है, मोबाइल नेटवर्क भी आ जाएगा, वाहन टोटल भी, चीज आएगा कनेक्टिविटी में। बिल्कुल टोटल वाहन। चीज। हाँ, जो लोगों को एक दूसरे से, लोगों के संबंधित सेवा को कनेक्ट करे, वो सारे के सारे कनेक्टिविटी में आएंगे। ठीक है, विश्व अर्थव्यवस्था के लिए विश्व बैंक का मानदंड क्या है, विभिन्न अर्थव्यवस्था के लिए विश्व बैंक का मानदंड क्या है, देखेंगे आप। उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था वार्षिक प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, ठीक है, ध्यान रखेंगे, 13,846 से अधिक होनी चाहिए। मध्य वाली की कितनी होनी चाहिए प्रति व्यक्ति 40 आय, से 66, ठीक है, 40 से 66 रुपया। ध्यान रखेंगे 4466 से 13,845 के बीच। ठीक है, ध्यान रखें। उसके बाद निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, 1136 से 4465 के बीच में। ठीक है, विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के लिए विश्व बैंक का मतलब क्या है, मानदंड। भारत के संदर्भ में बात हो रही है। ठीक है, 13,846 जो है उच्च आय वाली एक अर्थव्यवस्था महीना के का लिए है, वार्षिक। एक साल का मतलब ये आपका वार्षिक डॉलर में होगा, ये डॉलर में होगा आई हाँ, थिंक, ये सब डॉलर में होना चाहिए। ये डॉलर में होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये क्योंकि डॉलर में होगा वार्षिक की तब ना बात हो रही है। 1,38,000 कुछ हो जाएगा। हाँ, ये डॉलर में होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, चलिए तो ये पढ़ लीजिएगा। मतलब ऊंचाई वाली अर्थव्यवस्था के लिए प्रति व्यक्ति आय वर्ष का कितना है, तो 13,846 डॉलर ही होगा, चेक कर लीजिएगा। मध्य अर्थव्यवस्था वाला कितना हो जाएगा, तो 4466, 13,845 के बीच में। ठीक है, निम्न वाला में क्या होगा, तो 1136 से लेकर 44, भारत इन्हीं श्रेणी में ज्यादा आता है। मध्यम, सॉरी, भारत मध्यम में आता है। ठीक है, निम्न मध्यम आय श्रेणी में आता है। ठीक है, निम्न मध्यम में आता है, मतलब इसमें आता है। हाँ ठीक है, मैं बताया था, निम्न मध्यम आय श्रेणी वाले में आता है, जो कि सबसे निचले स्तर में हम लोग आते हैं। ठीक है, हाँ डॉलर में, सही बताया था, ये डॉलर में। ठीक है, रुपया नहीं समझे इसको, इतना रुपया समझेंगे तो इतना तो मेरा भी इनकम है, तो गरीब हो जाएंगे ना सभी आदमी। इतना तो सबका होता होगा साल में 1,000 रुपया, सभी का 1,000 रुपया के आसपास हुआ नहीं। 1,000 डॉलर अगर मान लीजिए अप्रोक्स 1,000 डॉलर लेते हैं, तो महीना का अगर 80 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा, 80,000 रुपया हो जाएगा। तो हमको तो लगता है बहुत कम आदमी का ही इनकम होगा भाई इतना भारत में, नहीं होगा क्या, नहीं होगा। नहीं सर, ये वाला कैटेगरी में तो लगभग सब लोग आ ही जाएंगे। अब आते हैं, तो भारत क्या है, तो निम्न मध्यम आय श्रेणी में आता है, जहां पे इनकम कितना है, 1136 से लेके कितना, 4465। 4465। क्या है, तो पर ईयर, क्या करेंसी कौन सा, डॉलर। डॉलर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, 82 तो रुपया भारत जो है, हाँ 82 रुपया 92 ना। 81 के अप्रोक्स ही माना जाता है, बढ़ते घटते रहता है, वो हटाइए कितना चल रहा है। ठीक है, तो भारत किस में आता है, तो भारत आता है निम्न मध्यम आय श्रेणी में आता है। ठीक है, अब यहाँ पे विश्व बैंक का जो मानदंड तो है, ठीक है, तीन तरह के बांटा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, पूछ देगा कभी कभी। ठीक है, ये तो नहीं पूछेगा क्या, 3 नहीं 4 है सर। विश्व बैंक का जो मानदंड है ना वो 4 है। एक और होगा निम्न आय वाली, ठीक है, मध्य वर्ग को 2 में बांटा है और एक निम्न है, उसका नहीं दिया है, इसीलिए तो। भारत वर्तमान में किस में आता है, निम्न मध्यम आय श्रेणी में आता है, बता दिया यहाँ पे। 2047 तक उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत 13,846 डॉलर की प्रति व्यक्ति, ठीक है जी, ग्रॉस नेशनल इनकम हो जाएगा। ठीक है, इस बाधा, क्या ये हमारे लिए क्या है, बाधा है, इसको हमको क्या करना है, पार करना है। ठीक है,
समृद्धि के प्रमुख संकेतों में समग्र, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय, वृद्धिशील वृद्धि, आय असमानता को संबोधित करना और मुद्रास्फीति और विनिमय दर में उतार चढ़ाव प्रबंधन शामिल है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो समृद्धि के प्रमुख संकेतक में क्या है? सकल घरेलू उत्पाद, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी को माना जाता है, पर कैपिटा इनकम को माना जाता है। इसी से तो पता चलता है भाई कोई व्यक्ति कितना समृद्ध है, फिर कोई राष्ट्र कितना समृद्ध है, तो जीडीपी से, पर कैपिटा इनकम से। पर कैपिटा इनकम अगर ज्यादा होगा जीडीपी भी ठीक होगा, नहीं ये कम होगा ये भी कम होगा, दोनों एक दूसरे के पूरक है। इसी से दोनों मतलब क्या इम्पोर्टेंट है। समृद्धि के, हाँ, समृद्धि के प्रमुख संकेतक माना जाता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ तो जानते ही पर कैपिटा इनकम का स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है। ठीक है, खराब। ध्यान में रखेंगे। तो इन सारे चीजों का मतलब क्या करना है? सुधार करना है। तो एक बार मोदी जी का जो विकसित भारत का 2047 का लक्ष्य है, 2047 तो हमारी अर्थव्यवस्था को कितना ट्रिलियन डॉलर बनाना है? 30 30 ट्रिलियन $30 हमारी अर्थव्यवस्था वैसे भी कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी? लार्जेस्ट कितना हो जाएगा? तीसरी बड़ी। ठीक है, अमेरिका उस समय भी पहला नंबर पे रहेगा, चाइना उस समय भी पहला नंबर पे रहेगा। ठीक है, और तीसरा हो जाएगा। और 2050 तक जाते जाते बताया जा रहा है ना, अमेरिका दूसरा पे आ जाएगा, ठीक है, चाइना पहला पे चला जाएगा, भारत तीसरा पे रहेगा, ऐसा अंदाजा लगा जा रहा है। ऐसा हो सकता है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक छूट गया ना, इसमें ये छूटा ना, ये सब छूट गया ना। ब्रैकेट में जो देता है ना सर, वो अलग से रहता है फैक्ट। विकसित भारत 2047 के पीछे दृष्टिकोण 2047 में आजादी के क्या वर्ष होगा? 100वां वर्ष है। ठीक है, इस समय राष्ट्र को क्या बना देना है? राष्ट्र को एक विकसित राष्ट्र में बदलना सरकार की महत्वाकांक्षी है। अभी हमारा राष्ट्र कैसा है? विकासशील है। बिल्कुल, यह दृष्टिकोण आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, पर्यावरणीय स्थिरता और सुशासन सहित विकास के विभिन्न पहलुओं पर सम्मिलित है। विकसित भारत की जो नींव जो है कितने स्तंभ पे? 4 पिलर्स ऑफ, ठीक है, डेवलपिंग इंडिया, सॉरी डेवलप्ड इंडिया। एक पहला तो युवा, भाई साहब युवा बहुत इंपॉर्टेंट, फिर गरीब, महिला और किसान, इस सबका विकास करेंगे तब जाके भारत क्या हो जाएगा? विकसित भारत हो जाएगा। ठीक है, युवाओं का विकास हो, गरीबों और अमीरों के बीच में मतलब क्या होगा? दायरा जो है वो कम हो जाए। हमारे यहाँ क्या किसी, हाँ बिल्कुल, हमारे यहाँ मतलब आय का असमानता बहुत ज्यादा है, किसी का इनकम बहुत ही ज्यादा है, मतलब कुछ ज्यादा ही अमीर है, मतलब कुछ ज्यादा ही अमीर है ओवर। अब जैसे मतलब देखिए किसी आदमी का इतना ज्यादा पैसा से क्या पता, मतलब भारत का 80% पैसा जो है मात्र 2% आदमी के पास है, समझ रहा है ना? सही बात है। कोई बहुत ही ज्यादा गरीब है तो उसको मतलब कम करना है। महिला का विकास होना, समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा महिला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, उसके बाद किसान भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेंगे। बिल्कुल, देखेंगे विकसित भारत अपने लोगों को सशक्त बनाने के, उनकी क्षमताओं बढ़ाकर व्यापक विकास हासिल करने की सरकार की पहल का प्रतीक है, जो अंततः 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के दृष्टिकोण को साकार करेगा। सरकार 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रही है। ठीक है, यह उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लोगों को क्षमताओं को बढ़ाकर उसे सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अब विकसित भारत 2047 नीति आयोग ने भारत को 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की योजना तैयार की है। प्रमुख उद्योगपतियों, शिक्षाविद, नागरिक समाज के, ठीक है, सदस्यों से मतलब क्या? ठीक है, परामर्श, नागरिक समाज, इसको क्या बोलते हैं? इसको हिंदी इंग्लिश में बोला जाए सिविल सोसाइटी। क्या बोलते हैं इनको? सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी क्या होता है? ठीक है, समाज के कुछ वर्ग जो होते हैं अगर कुछ कहते हैं तो चीजें प्रभावित होती है। ठीक है, जैसे इम्पैक्टफुल लोग होता है, जैसे मान लीजिए सिविल सोसाइटी में कौन, जो भी पढ़ा लिखा लोग हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए सिविल सोसाइटी का बहुत बड़ा हिस्सा सोनम वांगचुक जैसे भी है, क्या लद्दाख वाले हो गए, मतलब बिहार के भी कुछ मान लीजिए खान सर हो गए, तो ये सब सिविल सोसाइटी का हिस्सा है। ये लोग काफी अगर हेल्प करेंगे तो समाज आगे, ये समाज में विभिन्न चीजों का इम्पैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, ये कुछ कहेंगे तो लोग उसको फॉलो करेंगे। सारे के सारे सिविल सोसाइटी में आम लोग ही होते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये नीतियों को प्रभावित करने के भी काम सिविल सोसाइटी के लोग करते हैं। ठीक है, ध्यान रखें। अब चलेंगे विजन की बात करेंगे। डॉक्यूमेंट दिसंबर में पीएम तक जारी किया जाएगा। ठीक है, एक विकसित राष्ट्र के पीछे के लिए सरकार के आमूलचूल परिवर्तन पर ध्यान देना है, संस्थागत एवं संरचनात्मक सुधार पे भी बात करनी होगी। ठीक है, तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इसको देख लीजिएगा। बहुत ज्यादा इसमें फैक्ट नहीं है, 2-4 फैक्ट है, वही फैक्ट आपको याद रखने हैं। उसमें पूछ लेता हूँ 2047 का हमारा औसत जीवन प्रत्याशा क्या होगा? 71.8%। 89.8%। 89.8 होगा। ठीक है,
ये आपको ध्यान में अभी रखना सर है, ठीक है। अभी जीवन प्रत्याशा कितनी है? 69.5 ना, हमको जहाँ तक याद आ रहा है। 65 से 65 के आस कितना है? 69.5 है सर, ये हम शायद इसमें पढ़े थे। बिहार का है, भारत से ज्यादा बिहार का है। 65 के आसपास मर जा रहे हैं। इंडिया का 67.5 है 69 है और बिहार का शायद 69.5 है।